चलो पहले कॉपी निकाल लो आप लोग, कॉपी निकाल लीजिए। हाँ हाँ निकालो निकालो जल्दी। यहाँ पे देखो जो एमसीक्यू आप लोग को दिए जाएंगे, ये एमसीक्यू आप लोग को क्या करना है, अपने कॉपी पे सिर्फ और सिर्फ इसका आंसर लिखना है, और जब मैं इसमें बताऊंगा तो आपको करेक्शन करना है कि क्या सही आपने किया है कि गलत किया है। ठीक है, एमसीक्यू। अच्छा, जो मैं ये क्लास ले रहा हूँ ये क्या है पहले समझिए। आज की जो वीडियो भी बन रही है साथ ही साथ, और जो क्लासेस भी हो रही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर है। पहला चैप्टर जो कि आपको पता है आपके 4 चैप्टर S7 में आ रहे हैं, तो उसमें जो पहला चैप्टर है उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, और जो भी शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन किस किस टाइप से बनते हैं, वो सारे क्वेश्चन को इसमें मैं कवर अप किया हूँ। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं और जो हमेशा देखने को मिलते हैं, वो सारे के सारे आपके क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही अच्छे से देखना ताकि चीज़ों को समझ में आए, और साथ ही साथ अगर आपको यहाँ पे समझ में आ जाता है तो रिवीजन के लिए ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होएगी, तो आप जाके रिवीजन वहाँ से कर सकते हैं। मैंने आज भी समझाया आप लोग को कि जितना ज़्यादा रिवीजन आप लोग करोगे उतना ही ज़्यादा बेनिफिट आप लोग को होएगा। ठीक है, चलिए आप लोग के सामने पहला क्वेश्चन ये रखा गया है, क्या मेसोपोटामिया सभ्यता की निम्न में से कौन सी विशेषता है। 4 ऑप्शन आप लोग के सामने है, शहरी और नगरीय सभ्यता, लेखन कला का विकास, सुदूर देशों से व्यापार, सुदूर का मतलब होता है दूर के देशों से व्यापार करना, ठीक है, और उपयुक्त सभी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है, आप लोग अपने कॉपी में एक बार लिख लो और उसके बाद मैं इसको वो करता हूँ। ठीक है, चलिए बाकी अगर ऑनलाइन वाले जो बच्चे हैं वो लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। क्या मेसोपोटामिया सभ्यता की निम्न में से कौन सी विशेषताएं हैं। पहला है शहरी नगरीय सभ्यता, दूसरा है लेखन कला का विकास, तीसरा है सुदूर देशों से व्यापार, और चौथा है उपयुक्त सभी। ठीक है, जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए और जल्दी से आप लोग कॉपी में अपनी लिख लीजिए। लिख लिया आप लोग ने। चलिए अब मैं इसका आंसर बताता हूँ। देखिए मेसोपोटामिया सभ्यता निम्न की जो विशेषता है, सबसे पहले वो नगरीय सभ्यता थी, ये भी इसकी विशेषताएं होगी। लेखन कला का यहाँ पे विकास भी हुआ था, जैसे कि आपको पता है वो लिखते थे कैसे, पट्टिकाओं पे, और वो किस चीज का प्रतीक था, मतलब कौन सी लिपि थी उनकी, कीलाकार लिपि थी। सुदूर देशों के साथ इनका व्यापार भी हुआ करता था। तो ये तीनों ही विशेषताएं हो जाएंगी, इस वजह से इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, जिन बच्चों ने डी दिया है बिल्कुल सही है, डी है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे क्या लिखा है, वार का शीर्ष कहाँ से प्राप्त हुआ। मैंने आपको बताया था वार का शीर्ष क्या होता है, एक शीर्ष मिला हुआ है। शीर्ष मतलब क्या होता है, एक समझ सकते हो खोपड़ी एक तरीके से समझिए, वो चीज मिली हुई है। तो वो कहाँ से मिली हुई है, कहाँ से, उर से मिला है, उरुक से मिला है, मारी से मिला है, या फिर बेबीलोन से मिला हुआ है। ठीक है, जल्दी से बताइए। 4 ऑप्शन आप लोग के सामने है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और आप लोग इसका जवाब लिखिए, फिर उसके बाद मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, अच्छा इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं टोटल 21 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे, तो एमसीक्यू बहुत ही अच्छे से तैयार कीजिएगा, ज्यादा ही अच्छा रहेगा। ठीक है, लिख लिया आप लोग इसका आंसर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, उरुक। क्या हो जाएगा, उरुक। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगला है क्वेश्चन 3, मेसोपोटामिया की दुनिया को सबसे बड़ी देन क्या है। देन का मतलब क्या होता है कि मेसोपोटामिया ने क्या दिया है, कालगणना दिया है, गणित की विद्वतापूर्ण परंपरा दिया है, क और ख दोनों दिया है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं दिया है। ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, बाकी आप लोग इसका लिख कर जवाब बताइए। ठीक है, तो जल्दी से जितने ज्यादा एमसीक्यू आप लोग तैयार कर लोगे उतना ही ज्यादा आप लोग के लिए बेनिफिट रहेगा। हो गया, लिख लिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, क्या लगाया आप लोग ने, सी ऑप्शन लगाया। ठीक है, बहुत बढ़िया, यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क और ख दोनों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4, मेसोपोटामिया की प्रथम ज्ञात भाषा कौन सी थी। ज्ञात भाषा का मतलब क्या होता है, फर्स्ट नोन लैंग्वेज ऐसे बोल सकते हो, जो सबसे पहले लैंग्वेज जानी गई। सुमेरी, अक्कदी, क और ख दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जल्दी से इसका जवाब दीजिए, और बाकी सही आंसर जिसका है वो कृपया करके बताएंगे, लेकिन जब पूछूंगा तब। हो गया, कर लिया आप लोग। ठीक है, आप लोग भी जवाब दे दिए होंगे। चलिए बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर, सुमेरी। देखिए भाई एक चीज समझिए, वहां पर भाषाओं का ना एक सीरीज था, क्या, सुमेरी हो गया, अक्कदी हो गया, अरामाइक भाषा हो गया, और अरामाइक के बाद कौन सी भाषा आई थी, हिब्रू भाषा आई थी। और आज भी कहा जाता है इराक के कुछ क्षेत्रों में ऐसी भाषा बोली जाती है ना। तो ये हो गया अपना चौथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है,
पांचवा, एन मरकर किस शहर का शासक था? कहाँ का था? उरुक का था, उर का था, सुमेर का था या फिर मारी का था? एन मरकर कौन से शहर का शासक था? बताइए, एन मरकर किस शहर का शासक था? लिख लिया आप सबने? क्या आंसर है? उर है? पक्का? पढ़े हो ना? बोलो, उर है कि उरुक है? उरुक है। हाँ ठीक है, उरुक होगा इसका, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलो आगे, शाही राजधानी के रूप में कौन सा शहर खूब फला फूला? शाही राजधानी के रूप में कौन सा शहर खूब फला फूला? ठीक है, ऑप्शन है आपके सामने, मारी, उर, उरुक या फिर बेबीलोन। क्या हो सकता है इसका आंसर? बताइए। मारी, यानी कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ऑप्शन है मारी, वो है शाही राजधानी के रूप में फला फूला था। ठीक है, और एक 4 नंबर का क्वेश्चन भी इसमें आता है कि कौन सा शहर शाही राजधानी के रूप में फला फूला? ठीक है, तो आप बता सकते हो कौन सा था? मारी। अगला है, मेसोपोटामिया में एक पत्थर की मुद्रा बनाने वाले को पत्थर उकेरने के लिए किस धातु के औजार की जरूरत पड़ती थी? तांबा का, कांसा का, लोहा का या फिर टीन का? बताइए। क्या? बी, कांसा। कांसा क्या होता है? बेसिकली मैंने बताया था कि टीन इसमें ज्यादा होता है, लोहे और टीन को मिलाकर बनाया जाता है, और इससे क्या होता है? मजबूती ज्यादा आ जाती है, और इसकी वजह से जब मजबूती आ जाएगी तो जाहिर सी बात है उपकरण बहुत अच्छा काम करेगा, तो इस वजह से यहाँ पे ख पॉइंट राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मेसोपोटामिया में बोली जाने वाली कौन सी भाषा थी? सुमेरी, अक्कदी, अरामाइक या फिर उपयुक्त सभी? बताइए। उपयुक्त सभी। मैंने अभी जस्ट बताया 2 टाइप्स के क्वेश्चन आपसे पूछे गए। सबसे ज्ञात, सबसे पहली लैंग्वेज अगर आपसे पूछे तो क्या लिखोगे? सुमेरी। और आपसे पूछे कि कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती थी, तो जो जो भी ऑप्शन दिया होगा बस ध्यान से देखना, सुमेरी, यक्कदी, अरामाइक और हिब्रू भाषा होनी चाहिए। अगर इन चारों में से कोई भी दिया हुआ है तो आप उसमें भी टिक मार सकते हो, या फिर चारों दिया हुआ है तो क्या मारोगे? उपयुक्त सभी पे टिक मारो। समझ में आ रही बातें? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने क्या लिखा है? गिलगेमिस कहाँ का शासक था? उर, उरुक, मारी क्या उपयुक्त में से कहा? सभी। गिलगेमिस कहाँ का शासक था? पहले लिख लो, उसके बाद बताना। ये सब फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है। ठीक है, बताइए भाई क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उरुक हो जाएगा। आगे क्या लिखा है? 250 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ था। क्या फैला हुआ था? उरुक फैला हुआ था। ठीक है, इसका तो ऑप्शन ऐसे ही आप लोग याद रखना, क्योंकि एक बार एमसीक्यू में ऐसे दे दिया था, तो ये हो जाएगा 250 हेक्टेयर में फैला हुआ था। क्या फैला हुआ था? उरुक फैला हुआ था। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे ये सारे ऑप्शन है, मतलब जो भी हमने क्वेश्चन का अभी अब जो हमने पढ़ा था ना, वो सब का जो आंसर है आपके सामने है। ठीक है, तो ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जिन बच्चों को पीडीएफ अगर चाहिए तो पीडीएफ क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उसको क्लिक करेंगे, आपको पीडीएफ डाउनलोड कर लिया जाए, मतलब डाउनलोड कर लेना और उसके बाद पढ़ना। बस कंडीशन यही है आप लोग के लिए कि देखो आप लोग के लिए इतना किया जा रहा है, तो बस ये है कि चैनल के साथ अगर बने रहेंगे तो इससे क्या रहेगा कि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहेगा और चीज़ों को आप बेनिफिट उठाते रहेंगे। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। और ये आप ऑफलाइन वाले बच्चे आप लोग के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो सेम आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, क्लिक करेंगे तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग के पास फोन में रहेगा तो आप लोग इजीली पढ़ पाओगे, क्योंकि देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बहुत ही अभी ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोग के सामने लेके आऊंगा जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपके पेपर में ना डेफिनेटली इसमें से बहुत से क्वेश्चन एज इट इज देखने को मिले। ठीक है, ये तो आपको पता है, जो पेपर आपका 18 तारीख को है ना, आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चले भाई नेक्स्ट बात करते हैं। अब भाई पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट और सभी बोलते हैं याद करने के लिए, ये क्या क्वेश्चन है? मेसोपोटामिया का अर्थ बताइए। ये तो आप लोग को बहुत इजीली पता है, मेसोपोटामिया 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहली बात तो ये क्या है, पहले ये चीज समझो। क्या पूछ लेता है सबसे पहला चीज, मेसोपोटामिया किन शब्दों को मिलाकर बना? ये क्वेश्चन आ जाता है 1 नंबर में। या फिर ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सी भाषा है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनका जो अलग अलग जो मतलब होता है, मेसोस और पोटामोस, इसका क्या अर्थ होता है। मतलब कुछ भी दे सकता है 1 नंबर के क्वेश्चन में, एमसीक्यू में कुछ भी दे सकता है। तो इसी वजह से बहुत ही ध्यान से समझिएगा। मेसोपोटामिया 2 शब्दों से मिलकर बना है। मेसोपोटामिया, मेसोस और पोटामोस। या मेसोस का मतलब क्या होता है? मध्य, और पोटामोस का मतलब होता है नदी। यानी कि आप समझ सकते हो 2 नदियां, एक ये नदी एक ये नदी, इस नदी के बीच के भाग का जो हम कहते हैं क्या कहते हैं? मेसोपोटामिया कहते हैं। समझ में आ रही बातें?
अब इसी को चीजें एक्सप्लेन कर दी गई है। मेसोपोटामिया दो शब्दों से मिलाकर बना हुआ है, मेसोस प्लस पोटामोस, जहाँ पे मेसोस का अर्थ होता है मध्य और पोटामोस का मतलब होता है नदी, यानी कि दो नदियों के बीच के भाग को मेसोपोटामिया कहते हैं। और ये जो नदी थी दजला और फरात थी। अच्छा, कई बार बच्चे के दिमाग में आता है कि भैया दो नदियों के बीच की बात हो रही है तो मतलब कोई सी भी नदी के बीच के भाग को बोल देंगे क्या? नहीं, ये नाम रखा गया था किसका? दजला और फरात नदी के बीच का जो भाग था ये मेसोपोटामिया रखा गया था, इसलिए इजीली याद हो पाए, इसलिए क्या किया गया, इसका मतलब बताया गया कि इस और इस नदी के बीच का जो भाग है ना, इसको हम क्या कहते हैं? मेसोपोटामिया कहते हैं। समझ में आ रही बात? तो इसमें कोई दिक्कत है? नहीं है। अच्छा, रोमन साम्राज्य अगर आपसे पूछ ले कि कौन से नदियों के किनारे हैं तो आप क्या बोलोगे? रोमन साम्राज्य, हाँ राइन और डेन्यूब, मैप कराते वक्त बताया था ना, ऊपर ऐसे करके आ रहा था राइन और डेन्यूब, और ये पहले चैप्टर से रिलेटेड मैं क्या बताया? दजला और फरात, दजला और फरात। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अच्छा, आजकल अगर आपसे ये भी क्वेश्चन आया था, क्या मेसोपोटामिया आजकल किस गणराज्य में है या फिर किसका हिस्सा है, तो क्या बोलोगे? इराक का हिस्सा है। मेसोपोटामिया दजला और फरात के बीच उपजाऊ भूमि को इंगित करता है या फिर बताता है, यानी कि ऐसी भूमि जो दजला और फरात नदी के बीच के भाग। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए भाई, ये आपने क्लियर कर लिया। अब देखो धीरे धीरे, ये तो इजी है ना, अब जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे वैसे वैसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो ऑलरेडी आप लोग ने पढ़ा है, ठीक है, ऑलरेडी आप लोग जानते हो, लेकिन फिर वही है कि मैं बार बार रिवाइज करने के लिए इसलिए बोलता हूं क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे, बट घुमा के पूछ लिया जाए जो कि आपको समझ नहीं आएगा। बस इतना समझ के रखना। कुछ तरीका भी बताऊंगा इसके थ्रू आप पहचान पाओगे कि भाई इसमें हमें लिखना क्या है। समझ में आ रही बात है? तो अभी तो सबसे पहले पढ़ लो, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। मेसोपोटामिया में मिली पहली पट्टिका कब की है? एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है और एक नंबर के लिए भी ऐसे भी आ जाता है। तो क्या लिखा है? मेसोपोटामिया में मिली पहली पट्टिका कब की है? 3200 ईसा पूर्व की, 3200 ईसा पूर्व की। आगे, मेसोपोटामिया की लिपि क्या है? तो अभी जस्ट अभी बताया था किलाकार लिपि है। क्या है? किलाकार लिपि। किलाकार का मतलब होता है कील से लिखने वाली, है ना। तो मैंने बताया था कि मिट्टी की जो पट्टिकाएं होती हैं, उस मिट्टी की पट्टिका पर सरकंडे जैसा पौधा होता है, उसको बिल्कुल नुकीला कर लिया जाता है और गीली मिट्टी की पट्टिका पर चीजों को लिख दिया जाता है, उसको सुखा दिया जाता है और फिर उसके बाद पका दिया जाता है, मतलब आग में पका दिया जाता है। और इससे क्या होएगा? इससे वो जो लिखावट है कड़ी हो जाएगी और वो इजीली मिटेगी नहीं, और आने वाले समय में भी आपको वो सूचना देती रहेगी कि इस पट्टिका पर ये चीज लिखा गया था। तो इसी वजह से आप क्या बोलोगे? किलाकार लिपि। तो क्या लिखा है? आरंभ में इन्होंने स्टार्टिंग में चित्रात्मक लिपि का प्रयोग किया था। आपके बुक के साइड में ऐसे बना हुआ है ना, तो नहीं, ये तो किलाकार लिपि वाला है, उसमें बना हुआ था कुछ मछली जैसे ऐसे ऐसे करके बना हुआ था, तो वो दूसरी बात है। तो ये क्या है? चित्रात्मक लिपि। लेकिन चित्रों का खींचना इतना आसान नहीं होता था, तो फिर इन्होंने एक बुद्धि लगाया कि अब चित्रात्मक नहीं बल्कि अब कुछ और लिपि का प्रयोग करते हैं, तो किलाकार लिपि का यूज करने लगे थे। आरंभ में इन्होंने चित्रलिपि का प्रयोग किया था, परंतु चित्रों का खींचना कदाचित आसान नहीं होता था, इसलिए 400 ईसा पूर्व के बाद लगभग इन्होंने किलाकार चिन्हों द्वारा अपने भाव को प्रकट करने शुरू कर दिए, और इसी को हम क्या कहते हैं? किलाकार लिपि कहते हैं। ठीक है, आगे किलाकार किलाकार यानी कि क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट। मेसोपोटामिया वाले नरकट या बांस की कलम से मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखकर उन्हें सुखा लेते थे। बाद में इन पट्टिकाओं को, ठीक है, आग में पका लिया जाता था ताकि लिखावट कड़ी और पक्की हो जाए। मेसोपोटामिया से अनेक ऐसी पट्टिकाएं भी देखने को मिली हुई है जो इस सभ्यता का ज्ञान कराने के लिए प्रमुख स्रोत है। आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से चीजें। समझ में आ रही बातें? चलिए, ये भी आप लोग ने कर लिया। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? मेसोपोटामिया लोग किन किन वस्तुओं का निर्यात करते थे? निर्यात का मतलब क्या होता है? निर्यात मतलब, निर्यात का मतलब, आयात का मतलब होता है खरीदना, ठीक है, और एक्सपोर्ट, जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो होता है ना, तो एक्सपोर्ट, देखो आयात का मतलब होता है खरीदना और निर्यात का मतलब क्या होता है? बेचना, ठीक है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, ठीक है। एक्सपोर्ट मतलब बेच देना, इम्पोर्ट मतलब खरीद लेना, तो ये चीज है। तो किन किन चीजों को ये निर्यात करते थे, बेचते थे? तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा खरीदते क्या क्या थे, खरीदेंगे तभी तो बेचेंगे। तो देखिए क्या लिखा है? मेसोपोटामिया लोग संभवतः लकड़ी, तांबा, रांदा, चांदी, सोना, सिप्पी और विभिन्न प्रकार के पत्थर को तुर्की और इराक और खाड़ी पार के देशों से मंगवाते थे, और इसके लिए वे अपना कपड़ा और कृषि उत्पादन काफी मात्रा में उसे क्या करते थे? निर्यात करते थे। देखो कुछ चीजें वो मंगाते थे और कुछ चीजें वो बेचा करते थे, तो दोनों ही हो जाता था। चलिए भाई आगे बात करते हैं। मारी शहर की विशेषताएं लिखिए। अब यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होता है, और ज्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन आता है। मारी जो शहर है उसके हमें विशेषताओं को बताना है। तो अभी जस्ट कुछ समय पहले हमने बात किया, मारी क्या था? राजधानी के रूप में फला फूला। दूसरा, फरात नदी के बगल में था, तो क्या होता है? इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा। नदियों के बगल में इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ जाता?
अब कोई भी व्यापार हो रहा है जो नदियों के रास्ते हो रहा है, तो जाहिर सी बात है रुकेगा कहाँ पे, मारी में ना। तो जब मारी में रुकेगा तो मारी के जो लोग थे वो प्रशुल्क वसूला करते थे। प्रशुल्क का मतलब क्या होता है, टैक्स। कितना परसेंट, 10%। कितना परसेंट, ये भी बेनिफिट हो जाता था। अच्छा, इसके साथ साथ राजधानी था तो जाहिर सी बात है यहाँ पे राजकीय लोग भी रहा करते थे, राजा महाराजा भी रहते थे। तो राजा महाराजा अच्छे से रहा करते थे और मारी अमीर शहरों में से एक था, हर चीज समृद्धि थी, भरपूर था उनके पास। तो इसी वजह से मारी का जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या क्या चीज लिखा हुआ है, आप लोग को एग्जाम में क्या क्या लिखना है। तो क्या लिखा है, 2000 ईसा पूर्व के बाद मारी नगर शाही राजधानी के रूप में क्या हुआ, फला फूला। आगे, मारी नगर व्यापार के आधार पर समृद्धशाली और शहरी केंद्रों का क्या है, उदाहरण है। आगे, यहां से लकड़ी, तांबा आदि नाव के द्वारा फरात नदी के रास्ते दक्षिणी और तुर्की, सीरिया तथा बेबीलोन लाया और ले जाया जाता था। ठीक है, विभिन्न देशों में व्यापार इनका होता था। सामान ले जाने वाले जलपोत मारी में रुका करते थे। जलपोत का मतलब होता है जो नाव है वो कहाँ रुकेगा, मारी में रुकेगा। आगे क्या हुआ, मारी के अधिकारी लदे माल की जांच करते थे और जांच करने के बाद माल की कीमत का 10% जो है वो प्रभार वसूला करते थे, इसमें टैक्स वसूला करते थे। जैसे मान लो सामान है, ये सामान कितने का ले जा रहे हैं, मान लेते हैं 100 रुपए का ले जा रहे हैं, तो 10% रख लेते थे। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 रुपए का जो माल है अपने पास रख लेते थे एज अ टैक्स के रूप में। आगे, इस प्रकार मारी नगर व्यापार तथा समृद्धि के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था और मारी का विशाल राजमहल वहां के शाही परिवार के निवास स्थान के साथ साथ प्रशासन और उत्पादन विशेष रूप से कीमती वस्तुओं के आभूषणों के लिए निर्माण का प्रमुख केंद्र था। यानी कि जो मारी जो जगह है वो आभूषणों के लिए प्रसिद्ध था, इसके साथ साथ एक ऐसा केंद्र था जहां पे इन जैसे आभूषणों का निर्माण किया जाता था। इन जैसे आभूषणों का क्या किया जाता था, निर्माण किया जाता था। और जो शाही परिवार होते थे, मतलब राजा महाराजा के जो परिवार होते थे, बड़े बड़े जो लोग होते थे, वो भी कहाँ रहा करते थे, मारी में ही रहा करते थे। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के उनके लिए भोजन, वो सारा चीज उनके मेज पे होता था और वो अच्छे से एंजॉय करते थे। ये सब भी पढ़े हो ना, खाने की मेज पे है ना, टेबल पे क्या होता था, है ना, मछली हो गया, विभिन्न प्रकार के खाद्य वस्तुएं हो गई, बियर हो गया, है ना, शराब हो गया, ये सब चीज रखा जाता था और ये लोग अच्छे से एंजॉय करते थे। कहाँ पे, मारी में। तो ये चीजें हमने पढ़ी है मारी की कुछ विशेषता। तो दिक्कत है, देख लो कोई दिक्कत परेशानी कहीं भी आ रही हो किसी भी लाइन में तो कृपया करके हमसे पूछ सकते हैं। और इसके साथ साथ क्या, जाके रिवाइज जरूर करना। ठीक है, ये देखो रिकॉर्डेड भी हो रही है, वैसे भी हो रही है, तो आपको समझ में आना चाहिए। देखो जो यहाँ पढ़ रहे हो वही चीज रिकॉर्डेड भी मिल रही है, इसमें से आपको वहां पर भी चीजें देखनी है। अच्छा, इसको अगर करना है आप लोग को, देखिए अभी अभी क्या बहुत पहले से भी ये बात हो रही है कि जो भी IAS वगैरह का एग्जाम देते हैं ना, वो अपने नोट्स तैयार करते हैं और जब पेपर देने जाना होता है या फिर जो भी होता है, सबसे पहले ना उस नोट्सों को कई बार रिवाइज मारते हैं। नोट्स बनाना देखो बहुत आसान है, आपको कॉपी दे दिया जाए और कह दिया जाए, आपको बुक दे दिया जाए और कह दिया जाए इसमें से नोट्स बना दो, तो आप बहुत इजीली बना सकते हो कि ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट, सब लिख लिया ना। लेकिन अगर आपने उस नोट्स को पढ़ा ही नहीं तो क्या उस इंपॉर्टेंस की वैल्यू है, जो आपने मार्क किया उसकी वैल्यू है? अगर आपने उसको याद ही नहीं किया तो क्या उसकी वैल्यू होगी? नहीं। तो आपका नोट्स बनाने का मतलब हुआ क्या कुछ नहीं। इसीलिए मैं समझा रहा हूँ, जितना ज्यादा आप लोग रिवाइज करोगे, पढ़ने एक्स्ट्रा चीज पढ़ने से ज्यादा जो तुम्हें पता है उसी को बार बार रिवाइज कर लो ताकि वो और अच्छे से दिमाग में बैठ जाए, कंठस्थ हो जाए। और क्वेश्चन कहीं से भी आए, बस क्वेश्चन लेवल को समझो, तुरंत लिख दो, क्योंकि पूछ तो उसी विषय से रहा है। ऐसा कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और अच्छे क्वेश्चन को देखते हैं। गिलगेमिस कौन था? तो राजाओं के बारे में पूछ लेता है। तो गिलगेमिस उर नगर का शासक था, उर नगर का शासक था। अच्छा, ये महान योद्धा भी था। इसके साथ साथ इसने दूर दूर के प्रदेशों को अपने अधीन कर लिया था। ठीक है, तो ये एक नंबर में आता है कि गिलगेमिस कौन था, और ऑप्शन दे देगा वहां पे, कई सारे शहरों का नाम दे देगा, उसमें से आपको क्या लगाना है, उरुक लगाना। कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रम विभाजन किस प्रकार से शहरी जीवन की विशेषताएं थी? ये तो मैंने कितनी बार बताया है कि देखो, अगर आप शहर में रहते हो तो आपने ये देखा होगा कि श्रम को किस तरीके से विभाजित कर दिया गया है। यहाँ पे शहरों में रहने वाले लोग जो हैं छोटे छोटे कामों के लिए, है ना, छोटे छोटे कामों के लिए अलग अलग उसके एक्सपर्ट को ढूंढते हैं। बताता हूँ कैसे। जैसे एक एग्जाम्पल दिया था मेरे घर का। अगर मान लेते हैं आप एक घर का निर्माण कराते हैं तो उस घर को बनाने वाले मिस्त्री होंगे, लेबर होंगे, है ना, पेंट करने वाला कोई और ठेकेदार होगा, लाइट लगाने वाला कोई अलग ठेकेदार होगा, जो डिजाइनिंग का काम करता है कोई अलग हो सकता है, जो टाइल लगाने वाला वो अलग हो सकता है, जो प्लम्बर का काम करता है वो अलग हो सकता है। समझ में आ रही बात है? ऐसे ही पहले क्या होता था, पहले जो डॉक्टर बनते थे तो डॉक्टर ना गांव में अक्सर ऐसा होता था कि तुम्हें कोई भी बीमारी हो जाए सब वो ठीक कर देते थे। यानी कि एक ही डॉक्टर जो सब चीज की नॉलेज रखता था। लेकिन अब देखिए हर एक छोटी छोटी चीजों के लिए अलग अलग डॉक्टर है कि नहीं है? आंखों के लिए अलग है,
कानों के लिए अलग है ना, दांत में कोई दिक्कत है तो उसके लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, स्किन में अगर कुछ हो जाए तो उसके लिए कोई अलग डॉक्टर हो गए, है ना, हड्डियों के डॉक्टर अलग हैं, समझ पा रहे हो, बच्चों के डॉक्टर अलग हैं, ठीक, तो अलग अलग डॉक्टर हो गए। तो ये क्या है, श्रम विभाजन है, कामों को क्या कर दिया गया है, बांट दिया गया है। तो ये ऐसे मेसोपोटामिया में भी था कि कामों को क्या कर दिया गया था, बांट दिया गया था। अब ये मत सोचना कि उस समय ऐसे ऐसे डॉक्टर थे कि ऐसा ऐसा नहीं, मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश किया हूँ। तो क्या लिखा है, श्रम विभाजन एवं सामाजिक संगठन शहरी जीवन की अर्थव्यवस्था की क्या थी, विशेषताएं थी। शहरों में लोग काम, शहरों में लोगों का जो काम था वो बटा हुआ था, लोग अपनी रुचि के अनुसार क्या करते थे, काम करते थे, जिसका जैसा इंटरेस्ट। आज भी आपसे 12वीं के बाद पूछा जाएगा भाई करना क्या है ये तो बताओ, तो कोई कहेगा मुझे इस फील्ड में जाना है, कोई कहेगा कंप्यूटर फील्ड में जाना है, कोई ये करना है वो करना है, अलग अलग लोगों की अलग अलग रुचि रहेगी, है ना। तो वही चीज है। आगे, विभिन्न कार्यों से जुड़े हुए जो लोग हैं आपस में कैसे जुड़े हुए, लेन देन के माध्यम से। जैसे हम भी आपसे जुड़े हुए किसके माध्यम से, लेन देन के माध्यम से, है ना, पढ़ा रहे तो फीस मिल रही और बदले में हम कुछ सर्विसेज दे रहे हैं। ऐसे ही आप लोग के पिताजी कहीं काम करने जा रहे हो, वहां से उनको पेमेंट मिल रही होगी, आपके पिताजी वहां सर्विस दे रहे हो, कल की डेट में आप लोग खुद का कुछ ना कुछ काम कर रहे हो, क्या मिलेगा भाई चीज, ठीक है। तो वही चीज, लेन देन के माध्यम से हम एक दूसरे से जुड़े हुए। श्रम विभाजन होने से लोग अपने 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 की कामों से ज्यादा दिलचस्पी रखते थे और उसे ही आगे बढ़ाने के बारे में सोचते थे, यानी कि अपने की नहीं होगा, अपने ही हो, अपने ही कामों में दिलचस्पी रखते थे और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते थे। मतलब जो भी आपका एक्सपर्टीज है उस एक्सपर्टीज में और आगे करना यही होता है, कामों को आगे बढ़ाना। समझ में आ रही बात है। तो ये हो गया श्रम विभाजन किस प्रकार से शहरी जीवन की विशेषता थी। आप कुछ इस तरीके से अपने दिमाग में रखकर चीजों को लिख दें, कोई दिक्कत है नहीं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। चलिए भाई, अगला क्या लिखा हुआ है, अगला लिखा है कि भूमि प्राकृतिक उपजाऊ होने के बावजूद भी कई बार संकट क्यों आ जाता था। कितनी बार करवाया है क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आज करवाने की जरूरत इसलिए है क्योंकि पेपर आ रहा है ना। देखिए, मैंने बताया था जो मेसोपोटामिया कहाँ है, दजला और फरात नदी के बगल में है। तो आप कहोगे भैया पानी तो बहुत अच्छा खासा है और जब नदियां हैं, नदियों के बगल में खेती बहुत अच्छी खासी होगी। बिल्कुल सही है, नदियों के बगल में खेती बहुत अच्छी खासी होती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बरसात के मौसम में पानी जब ज्यादा भर जाएगा तो फसल क्या होगा, डूब जाएगा, और जब डूब जाएगा तो फसल होगा क्या, नहीं होगा, खराब हो जाएगा। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता था, कई बार पानी ज्यादा हो जाता था और कई बार इतना पानी कम हो जाता था कि सिंचाई के लिए भी पानी नहीं बच पाता था। और यहाँ पर कई बार जैसे ऊपर से मान लो नदी इस तरीके से नीचे बहते हुए आ रही है, तो ऊपर बसे हुए जो लोग हैं इतना पानी खींच लेते थे, बांध बना देते थे कि नीचे पानी नहीं आ पाता था। तो बस इस कबीले उस कबीले में लड़ाई हो जाती थी, ये भी दिक्कतें आ जाती थी। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता था कि नदियां अपना मार्ग बदल लेती थी, कहीं और ही बहने लगती थी। ऐसी सिचुएशन में जो पानी है थोड़ी दूर हो जाता था, और पानी जब दूर हो जाएगा तो इतना तो स्टार्टिंग में टेक्नोलॉजी तो था नहीं, मशीन तो इतनी थी नहीं कि मशीन लगाया जी आ गया। आज की डेट में खेती करना आसान हो गया है ना, पैसा है, मशीन है, ट्रैक्टर है, हर चीज है, खेती हो जाती है, लेकिन पहले की डेट में ऐसा नहीं था। तो बस, तो ये सब दिक्कतें थी। तो बस उन्हीं चीजों को पढ़ना है, चीजों को समझना है। क्या लिखा है, फरात नदी की प्राकृतिक धाराओं में किसी साल तो काफी अधिक जल बहा आता था और कभी कभी मतलब जब जल ज्यादा आ जाता था तो फसलें क्या हो जाती थी, डूब जाती थी, और कभी कभी ये जो धाराएं थी अपना जब मार्ग बदल लेती थी, इसकी वजह से क्या पड़ जाता था, सूखा पड़ जाता था। आगे, मेसोपोटामिया के अभिलेखों से ज्ञात होता है कि मेसोपोटामिया के इतिहास में गांव दोबारा बसाए गए हैं। मतलब क्या हुआ, जब बाढ़ आ गई तो भी खाली करके भागो, और जब सूखा पड़ गया तो भी खाली करके भागो। क्यों, सूखा पड़ेगा तो कहीं आजीविका चलाना है ना, घर अपना पेट तो चलाना है, तो घर यहाँ छोड़ोगे ना, कहीं और जाओगे ना, बस वही है। आगे, इस प्राकृतिक विपदाओं के अतिरिक्त कई बार मानव निर्मित समस्याएं भी आ खड़ी होती थी। जो लोग इन धाराओं के ऊपरी क्षेत्र में रहते थे वे अपने पास अधिक जलधारा से इतना अधिक जल ले लेते थे कि खेतों में मतलब जो पानी है वो तो अच्छे से कर लेते थे, लेकिन जो नीचे रहने वाले लोग हैं, ठीक है, उनको पानी नहीं मिल पाता था। अभी जस्ट बताया ना, जैसे मान लो कि इस तरीके से नदी आ रही है ऊपर से नीचे, अब जो ऊपर के क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं वो इतना पानी ले लेते थे अपने खेतों में कि ऊपर ही पानी वो हो जाता था, नीचे पानी आ ही नहीं पाता था, और उसके बाद क्या हो जाता, फिर लड़ाई की संभावना आ जाती थी। ठीक है। अच्छा, आगे क्या लिखा है, अच्छा, मेसोपोटामिया के तत्कालीन गांव में जमीन और जल के लिए क्या हुए, बार बार झगड़े भी हुए हैं। जब किसी इलाके में ज्यादा लड़ाई होती थी और किसी समुदाय का मुखिया लड़ाई जीत जाता था तो वे अपने साथियों तथा अपने साथ के लोगों को लूट का जो माल है वो बांट कर क्या होता था, प्रसन्न होता था। भाई लड़ाई जीत गए तो क्या होगा, जो माल है उसको बेच दो, आपस में बांट दो और फिर खुश रहो। आगे, तथा पराजित हुए जितने भी लोग होते थे उनको कैदी बना लेते थे और अपने साथ लेकर चले जाते थे। समझ में आ रही बात। और जब जरूरत पड़ता था, जैसे मंदिरों में वर्करों की जब जरूरत पड़ती थी तो उसी समय इन कैदियों का यूज किया जाता था। भेज दो भाई, कैदी काम करेंगे। और कैदी कैसे काम करेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट जैसे काम किए
राशन लिस्ट बना दिया और उसी राशन लिस्ट के हिसाब से आपको खाना दे दिया, ठीक है। अब जब गुलाम बनोगे तो आपको सैलरी थोड़ी देंगे कि ये लो, गुलाम सैलरी होता है नहीं ना। तो ये ऐसी चीजें वहां पे होती थी। समझ में आ रही बातें? तो ये चीजें हैं कि भूमि इतनी उपजाऊ होने के बावजूद भी कई बार संकट आ जाता था। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, क्या लिखा है, मेसोपोटामिया में शहरीकरण का क्या महत्व। देखो भाई ये आता है 4 नंबर में। कितने नंबर में? 4 नंबर में। इंपॉर्टेंट है शहरीकरण का महत्व। क्या लिखा है, शहर और नगर बड़ी संख्या में लोगों के रहने के स्थान ही नहीं थे बल्कि और क्या थे। जब किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अतिरिक्त अन्य गतिविधियां विकसित होने लगती है तब, है ना, उस जगह की घनत्व तो क्या हो जाती है, बढ़ने लगती है। तो आप क्या लिखोगे, शहर और नगर सिर्फ बड़ी संख्या में लोगों के रहने का स्थान ही नहीं थे बल्कि वहां पे हर प्रकार की एक्टिविटीज की जाती है। आप बताइए, आप शहर में सिर्फ रहते हैं नहीं ना, शहर में रहने के साथ साथ यहाँ पे आपकी आजीविका भी है, मतलब कमाई भी है। हम रह रहे हैं, हम कमा भी रहे हैं, हर कोई व्यक्ति रह रहा है यहाँ पे, कमा भी रहा है, पढ़ भी रहा है, लिख भी रहा है। और कहा जाता है शहरों में रोजगार बहुत इजीली मिल जाता है, तो इसलिए लोग क्या करते हैं, शहरों में ही पढ़ाते हैं और शहरों में ही रोजगार तलाश करते हैं। समझ में आ रही बात? तो इस तरीके की चीजें। अच्छा, इसके फलस्वरूप क्या होता है, धीरे धीरे कस्बे बढ़ने लगते हैं। आप देखिए दिल्ली की आबादी धीरे धीरे बढ़ रही है, क्यों? सब सोच रहे हैं कि चलो शहर में रहेंगे, शहर में पढ़ाएंगे और शहर में ही कमाएंगे। आबादी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? आगे शहरी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अलावा व्यापार उत्पादन तथा तरह तरह की सेवाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नगर के लोग आत्मनिर्भर नहीं होते। आप देखो यहाँ पे एक चीज समझना, मैंने आपको बताया था जो गांव है और जो शहर है ये दोनों आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। कैसे? अब मान लेते हैं ये शहर है और मान लेते हैं ये गांव है, ठीक है। अब गांव से क्या प्राप्त होगा, कच्चा माल प्राप्त होगा, किसको? शहर वालों को। और शहर वाले क्या करेंगे, इसको बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगाने के बाद उसको कन्वर्ट करेंगे दूसरी चीजों में, और कन्वर्ट करने के बाद बेचेंगे कहाँ पे, गांव में बेचेंगे। अब देखिए कच्चा माल जब गांव से शहर में जाता है तो जो पैसा है ये किसके पास जाएगा, गांव वाले के पास चला जाएगा। और जब ये बनाकर नई नई चीजें गांव में पहुंचाएंगे तो पैसा फिर शहर वालों के पास आ जाएगा। तो ये इसीलिए तो जुड़े हुए हैं, गांव शहर से और शहर गांव से। तो कोई भी आत्मनिर्भर नहीं है। अच्छा जैसे मान लो मैं ही हूं, मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूं, तो बताइए जो मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, ट्यूशन पढ़ाने के बाद मुझे पैसा जो मिलेगा क्या उससे मेरा गुजारा होगा? नहीं, सिर्फ पैसे से गुजारा नहीं होता है, बल्कि अब पैसा मैंने कमाया, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं वस्तु खरीदूंगा, तभी तो गुजारा होएगा कि पैसा खाऊंगा नहीं ना। तो जो चीजें हैं उसी को आपस में लेन देन करते रहते हैं, और जो मेरे पास नहीं है वो चीज मैं खरीदता हूं, और जो मेरे पास है उस चीज को मैं देता हूं। क्या है, अभी तो नॉलेज है, तो जब नॉलेज है तो नॉलेज बांट रहा हूं, बदले में क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। बात है। तो आगे क्या हुआ, नगर के लोग आत्मनिर्भर नहीं रहते हैं, उन्हें नगर या गांव के अन्य लोगों द्वारा उत्पन्न वस्तुओं को, है ना, वस्तुओं तथा सेवाएं दी जाने पर, जो भी सेवाएं दी जाती थी उस पर वो आश्रित होते थे, निर्भर होते थे। अच्छा, उनमें से आपस में लेन देन होता रहता था। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि शहरी क्रियाकलाप से गांव के लोग क्या होते थे, जुड़े हुए थे। शहर गांव से जुड़ा है, गांव शहर से जुड़ा हुआ है। समझ में आ रही बात? चलो ये भी आपने पढ़ लिया। अगला क्या लिखा है, बस 2 क्वेश्चन और बचा, एक ये क्वेश्चन और इसके बाद एक और क्वेश्चन, और दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखना, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या क्या लिखा है, संभवतः दुनिया को मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी देन क्या है, उसकी कालगणना और गणित की विद्वता है। कहा जाता है कि ये जो कालगणना है, जिसमें हमने ये समझा कि एक साल में कुल कितने महीने होते हैं, एक महीने में कुल कितने हफ्ते होते हैं, एक हफ्ते में कुल कितने दिन होते हैं, एक दिन में कुल कितने घंटे होते हैं, एक घंटे में कुल कितने मिनट होते हैं, एक मिनट में कुल कितने सेकंड होते हैं, इन सब चीज का जो आइडिया है ये किसने बताया है, मेसोपोटामिया के लोगों के द्वारा हमने सीखा है। इसके अलावा चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, गणित के जो फॉर्मूले वगैरह हो गए, कुछ कुछ फॉर्मूले वो सबको पता था। मतलब वो उस समय सोचो लमसम बात बहुत पहले की हो रही है, लमसम 4000 5000 साल पहले की बात हो रही है, तब ये सब सारी चीजें करते थे। समझ में आ रही बात? तो क्या हुआ है, मेसोपोटामिया की दुनिया को सबसे बड़ी देन उसकी कालगणना तथा गणित की विद्वतापूर्ण परंपरा है। 1800 ईसा पूर्व के आसपास कुछ पट्टिकाएं मिली जिसमें गुणा भाग की तालिका, वर्गमूल, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, इत्यादि की क्या मिली है, सारणी मिली है। सारडिया मिलने का मतलब क्या होता है, मतलब वो सारा चीज देखने को मिला जिसमें सारी चीजें लिखी गई थी। ठीक है, अच्छा इससे क्या पता लगता है कि वो लोग इन चीजों का यूज करते थे। आगे मेसोपोटामिया वासी से ही हमें ज्ञात होता है कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा के अनुसार एक पूरे वर्ष का 12 महीनों में विभाजन किया गया है, एक महीनों का 4 हफ्ते में विभाजन किया गया है, एक दिन का 24 घंटों में विभाजन किया गया है, एक घंटे का 60 मिनट में विभाजन किया गया है, और आज यह सब हमारे दैनिक कार्यों का हिस्सा है। जैसे हम कभी कल पूछते हैं आज कौन सा दिन है, तो आज पता लगता है बुधवार है ना। अच्छा अभी कौन सा वीक चल रहा है, तो दूसरा वीक चल रहा है, ऐसे करके हम बोलते हैं ना, तो ये तो वही है, एक महीने का 4 वीक में डिवाइड कर दिया गया, वही चीज है। सूर्य और चंद्र ग्रहण घटित होने पर, ठीक है, वर्ष मास और दिन के अनुसार उसका हिसाब किताब रखना, उसकी गणना की जाती थी। रात को आकाश में तारों और तारामंडल की स्थिति का नजर रखते हुए गणित की भी
जानकारी रखी जाती थी, है ना, उनका गणना की जाता था, है ना, वो सारी चीज को देखा जाता था। तो ये चीज है हमें समझ में आई है कि मेसोपोटामिया में ये सारी चीजें होती थी। मेसोपोटामिया के जो लोग हैं इन चीजों का यूज करते थे, है ना। अच्छा, कांच का भी इस्तेमाल करते थे वो, कांच समझते हो ना, शीशा, शीशे की चीजों का भी इस्तेमाल करते थे वो। तो इनके बारे में, मंदिरों के बारे में देखो मैंने एक क्वेश्चन नहीं लिया हुआ है, इसके बाद यही क्वेश्चन रखा हुआ है, ठीक है। मंदिरों के बारे में मैंने क्वेश्चन नहीं लिया, लेकिन अगर आपके पास समय हो तो थोड़ा सा मंदिरों के बारे में पढ़ लें। कहा जाता है कि मेसोपोटामिया में बहुत बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण किया जाता था, बहुत बड़े बड़े, ठीक है। एक मंदिर का निर्माण किया गया जिसमें कहा जाता है कि उसको बनाने में लमसम अगर देखा जाए तो कितने व्यक्ति लगे थे, दो, कितने, 60 लाख थोड़ी ना हो जाएगा उसमें, ठीक है। उसमें कहा जाता है लमसम 1500 लोग हर रोज 10 घंटे काम करते थे और लमसम 5 साल तक उन्होंने काम किया, 5 वर्ष तक उन्होंने काम किया। तो सोच सकते हो कि कितने बड़े मंदिर का निर्माण होता था, ठीक है। 1500 लोग रोज 10 घंटे काम करते हैं और लमसम 5 साल तक उन्होंने काम किया था। अच्छा, अलग अलग लोगों की अलग अलग चीजें थी, अलग अलग, है ना, काम दिया जाता था, आपको डिजाइनिंग का काम करना है, आपको ये करने का, आपको वो करने का काम करना है, तो ये सब भी काम दिया जाता था। तो मंदिरों के बारे में सब, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रखा गया है कि यह कहना क्यों सही होगा कि खानाबदोश पशुचारक निश्चित रूप से शहरी जीवन के लिए खतरा थे। अब देखिए एक बात समझिए, खानाबदोश पशुचारक कौन होते हैं? खानाबदोश पशुचारक वो लोग होते हैं जो खाने के लिए, है ना, इधर से उधर घूमा करते थे। क्या करते थे? इधर से उधर। अच्छा, इनके पास ना, देखो सबके पास 2 ऑप्शन होता है क्या उस समय, या तो खेती कर लो या तो पशुओं को पाल लो, ठीक है। अब व्यापारी तो व्यापार करते थे, खेती कर लिए तो आपको अनाज मिलेगा, अनाज को फिर बेचोगे तो जो भी आपकी जरूरत की चीजें उसको आप मंगा लोगे। पशुपालन करोगे तो क्या करोगे? पशुओं को बेचोगे, उसके दूध दही को बेचोगे, उसके मांस को बेचोगे और बदले में क्या मिलेगा? पैसा, और जो मर्जी वो कर लो। तो खानाबदोश पशुचारक जो होते थे, इनके पास पशु हुआ करते थे, ये खेती वेती नहीं करते थे, ये पशुओं को चराया करते थे। जो इनके पास नहीं होता था, ठीक है, उसके लिए क्या करते थे? इन चीजों को बेचते थे या देते थे, और कई बार तो ये लूट मार भी कर लेते थे। तो इसी वजह से लोग डरे रहते थे, ठीक है। तो ये अधिकतर देखा जाए तो गांव पे हमला करते थे, ना कि शहरों में हमला करते थे। तो क्या लिखा है? यह कहना कि खानाबदोश पशुचारक निश्चित रूप से शहरी जीवन के लिए खतरा थे, ये उचित नहीं है, क्योंकि अधिकतर मैंने किसको बताया किसके लिए खतरा थे? गांव के लिए। क्या लिखा है? मारी राज्य में किसान तथा पशुचारक दोनों ही प्रकार के व्यक्ति हुआ करते थे, किंतु मारी राज्य का अधिकांश भाग भेड़ बकरी चराने के लिए प्रयोग किया जाता था। उनकी गतिविधियों पे संदेह होता था। गतिविधियों का मतलब होता है उनके क्रियाकलाप, कामों पे संदेह होता था। किसके? पशुचारक के। ये जो खानाबदोश से इनके लोगों की जो गतिविधि होती थी, कामों पर संदेह हुआ करता था, ठीक है, कि कहीं वो छापेमार हमला ना कर दे, है ना, कहीं योजना तो नहीं बना रहे, इस प्रकार का संदेह होता था, शक होता था। साधारणतः खानाबदोश पशुचारक किसानों के गांव पर हमला करके उनका माल लूट लेते थे। और क्या होता था? वह खेतों में, देखो यहाँ पे फिर इसको सुधारा नहीं गया, पानी नहीं होगा अपनी हो गया, क्या होगा? अपनी। वह खेतों में अपनी भेड़ बकरियों को ले जाकर पकी हुई फसलों को क्या कर देते थे? खराब कर देते थे। अच्छा, कई बार गांव के लोग भी उनका रास्ता रोकते थे और इसकी वजह से क्या हो जाता था? झगड़ा हो जाता था। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता था, जैसे मान लो, है ना, ये गांव है और पशुचारक इधर से ऐसे ऐसे करके जा रहे हैं, है ना, पशुचारक क्या कर रहे हैं? ऐसे ऐसे करके जा रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता था कि गांव वाले खुद ही लड़ाई कर देते थे, क्यों जा रहे हो इस रास्ते? ऐसा भी तो हो सकता है कि पशुचारक जा रहे हैं तो नोटिस कर रहे हो कि भाई इस गांव में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है ना, फिर पता लगे हमला कर दे। इसी वजह से गांव से भी जाने नहीं देते थे। तो हमले का मतलब कई सारा संदेह होता था, इसलिए अक्सर देखा जाए तो ये खुद ही रास्ता रोक लेते थे। अच्छा, परंतु शहरी जीवन के लिए खानाबदोश पशुचारक खतरा थे? ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसी घटना बहुत कम देखने को मिलते थे, लेकिन मैक्सिमम खतरा किसके लिए थे? गाँव के लिए थे। समझ में आ रही बात? चलो, हाँ, ये क्वेश्चन देख लीजिए, इसके बाद ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या? मेसोपोटामिया की उपलब्धियां। अच्छा, सबसे पहले समझो उपलब्धि का मतलब क्या होता है? अचीवमेंट। जैसे आप लोग अभी 11th क्लास में हो, ठीक है, मान लेते हैं आपके स्कूल में कोई कॉम्पिटिशन हुआ और आप लोग ने उसमें पार्टिसिपेट किया। पार्टिसिपेट करने के बाद, है ना, आप लोग उसमें जीत गए, फर्स्ट पोजिशन आ गए, तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, तो उसको रख लोगे आप। बारी में आपने कॉम्पिटिशन लड़ा, उसमें भी कुछ ना कुछ मिला, उसको भी रख लोगे आप। तो आपने अपने लाइफ में जितनी भी चीजें अचीव की है वही तो आपकी उपलब्धियां होंगी। तो ऐसे ही मेसोपोटामिया की उपलब्धियां क्या है? मेसोपोटामिया ने जिन चीजों का यूज किया है या जो चीज हमें सिखाया है, जो उसकी यूनिकनेस है, वही तो उसकी उपलब्धियां होंगी। तो समझिए, मेसोपोटामिया की उपलब्धियों की बात करते हैं। देखो ये क्वेश्चन किस टाइप से आता है? 2 टाइप से आता है। पहला तो मैंने बताया ये वाला कि मेसोपोटामिया की प्रमुख उपलब्धियों को वर्णन कीजिए। दूसरा क्या लिखा? मेसोपोटामिया की सभ्यता की विश्व को क्या देन है, क्या चीज दिया है।
तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने कुछ पॉइंट लिखा। देखो एक बात याद रखना, आप सबको मैं समझा रहा हूँ, ये बात 8 नंबर का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले हेडिंग्स लिखना होता है। क्या लिखना होता है? ये सबसे पहले मैंने क्या लिख दिया? हेडिंग। अगर आप इतना लिख के आते हो तो इतना सफिशिएंट नहीं है, पूरे नंबर टीचर नहीं देगा। बाद में मत कहना कि भैया नंबर कमाएंगे, खासकर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे। प्राइवेट वालों को क्या है, टीचर खुद ही जैसे चेक मारते हैं, उनको अपना परसेंटेज तैयार करना होता है ना, वो कर देते हैं। लेकिन जितने भी गवर्नमेंट वाले हैं उनके लिए समझना बहुत स्ट्रगल है लाइफ में, है ना। तो हमें अपने आप को सुधार के चलना है। किस तरीके से? क्या सबसे पहले हेडिंग्स देना है और फिर इसके बाद हेडिंग्स को एक्सप्लेन करना है। ध्यान समझिए, सबसे पहला दिन क्या है? लेखन कला। दूसरे नंबर पे क्या है? गणित की गणनाओं का विकास। तीसरा है शहरी जीवन और सामाजिक जीवन। चौथा है विद्यालय जैसी संस्थाएं। पांचवा है 5000 ईसा पूर्व में बस्तियों का विकास। छठा है विवाह उत्तराधिकारी के मामले में कानूनी दस्तावेज का होना। और छठा है शहरीकरण का महत्वपूर्ण है ना, व्यापार का ना महत्व होना, या फिर व्यापार वार का शीर्ष इत्यादि। अब ये तो हमने क्या लिख दिया? हेडिंग लिख दिया। अब 8 नंबर का क्वेश्चन है, अगर आपको इसके बारे में अच्छे से आता है तो कोई 4 लिखो, इसको एक्सप्लेन कर दो, और नहीं आता है तो 7 लिख दो और 2-2 लाइन 3-3 लाइन जो भी आपको इसके बारे में पता है उसको लिख के एक्सप्लेन करो। कैसे करना है ये दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। सबसे पहले आपको यही लिखना है, ठीक है। इसीलिए मैंने ऐसा क्वेश्चन लिया है, ऐसा क्वेश्चन मैंने खुद से बनाया है, लिखा है, ताकि आप लोग को आइडिया है। आप लोग कहते हो ना भैया एक्सप्लेन कैसे करेंगे, इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है। सेम ऐसा ही लिख के आना है, ठीक है। मतलब ऐसा ही नहीं, आप देखो एक बार पढ़ लो, 2 बार पढ़ लो, लिखना आपको अपने वर्डिंग में है, रटना नहीं है। देखो मैंने आपको बार बार समझाया, हिस्ट्री रटने वाली चीज नहीं है। 2-4 ऊपर चीजें लिख सकते हो, 2-4 नीचे। कहते नहीं है कि तुम अगर कोई बात सुनोगे और सामने वाले को बताओगे तो 2 बातें या तो जोड़ दोगे या फिर 2 बातें घटा दोगे, ऐसा ही होता है ना। तो सेम हिस्ट्री भी तो वही है, या तो 2 बातें जोड़ दो या फिर 2 बातें घटा दो, या फिर एज इट इज आपको पता है तो वैसे लिख दो। वैसे कुछ कुछ बच्चों के अंदर टैलेंट है कि जो सुनते हैं वो एज इट इज वही बताते हैं। बाकी देखिए लेखन कला, तो क्या लिखा है? मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिका पाई गई लगभग कैसी है? 3200 ईसा पूर्व की है, और इस पर सरकंडे की तीखी नोक से किलाकार लिपि द्वारा लिखा जाता था। इस पट्टिकाओं को धूप में सुखा लिया जाता था। हो गया एक्सप्लेन, कर लिया हमने बस। अब दूसरा, गणित की परंपराओं का विकास। इसमें देखिए क्या लिखा है? इस सभ्यता के लोग गुणा भाग वर्गमूल चक्रवृद्धि ब्याज आदि से परिचित थे, और काल गणना के लिए यहाँ के जो लोग हैं, लोगों ने एक वर्ष को 12 महीनों में, 1 महीनों को 4 हफ्तों में, 1 दिन को 24 घंटे में, 1 घंटे को 60 मिनट में क्या कर दिया है? विभाजित कर दिया है। क्या कर दिया है? विभाजित। इट मींस क्या कर दिया है? बांट दिया है, ठीक है। ये भी आपने एक्सप्लेन कर दिया। आप सोचो कितना ईजी, अभी जस्ट हमने पीछे पीछे पढ़ा है। एक्सप्लेन करना है, ऐसा सीखो। मैंने आप लोग को बताया 13 तारीख को क्या है? टेस्ट है। तो भाई तैयारी आप लोग की फुल टू फुल चाहिए, मुझे याद रखना, फुल सिलेबस। आगे अगला क्या लिखा है? शहरी जीवन तथा सामाजिक व्यवस्था। जब किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अतिरिक्त अन्य गतिविधियां विकसित होने लगती है, तब किसी एक स्थान पर जनसंख्या का घनत्व बढ़ जाता है और इसके फलस्वरूप कस्बे बसने लगते हैं। शहरी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अलावा व्यापार, उत्पादन तथा तरह तरह की सेवाओं को भी महत्वपूर्ण भूमिका दी जाती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये जो चीजें हैं, ये चीज हमने शहरी जीवन के बारे में पढ़ लिया। अगला पढ़ लेते हैं, विद्यालय जैसी संस्थाएं। अच्छा, वहां विद्यालय जैसी संस्थाएं भी उपलब्ध थी जिसमें वहां के बच्चों को स्कूली शिक्षा मिलती थी। हालांकि मेसोपोटामिया में बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे, क्योंकि उनके चिन्हों की संख्या क्या थी? पेचीदी थी और कम थी। क्या थी? पेचीदी थी और कम थी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, अगला हम देख लेते हैं। इसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन और किया गया, 7 तक करने के बाद ये खत्म हो जाएगा। 5000 ईसा पूर्व के बाद बस्तियों का निर्माण किया गया। 5000 ईसा पूर्व में दक्षिणी मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास होने लगा था, जो आगे चलकर कुछ शहरों में परिवर्तित हो गया था, जहाँ पे उर नगर न्यूगंज पद्धति का अभाव हो गया, गलियां टेढ़ी मेढ़ी इत्यादि सक्रिय बनाए जाते थे। यानी कि देखा जाए तो यहाँ पे उर नगर के बारे में पढ़ा गया। अब देखिए उर नगर के बारे में कई बार आ जाता है, तो उर नगर का एक इंडिविजुअल अपना एक वो है जिसमें आपको बताया था कि जो नगर पद्धति थी, नगर नियोजन की पद्धति थी, उसका अभाव था, मतलब कमी थी। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो गलियां थी वो टेढ़ी मेढ़ी थी, सक्रिय थी, है ना। 4 व्हीलर टाइप में जो गाड़ियां होती थी, 4 पहिए वाली गाड़ियां वहां तक पहुंच नहीं पाती थी, है ना। इस प्रकार से सगुन अपसगुन माना जाता था वहां पे, इस प्रकार की चीजें। विवाह उत्तराधिकारी के मामले में कानूनी दस्तावेज। एकल परिवार का आदर्श माना जाता था, जिसमें पति पत्नी और उनके बच्चे शामिल होते थे। पिता परिवार का मुखिया होता था। कानूनी दस्तावेज के हिसाब से विवाह उत्तराधिकारी आदि से संबंधित होता था, और यहाँ से इनकी जानकारियां मिलती है। आगे शहरीकरण का महत्व, व्यापार तथा वार का शीर्ष। इसमें देखिए मेसोपोटामिया के खाद्य संसाधन चाहे कितने भी समृद्ध रहे हो, लेकिन वहां पर खनिज संसाधनों का अभाव था। दक्षिण के अधिकांश भागों में औजार, मोहरे, है ना, मुद्राएं, आभूषण बनाने के लिए पत्थरों का कमी हुआ करता था, और इसकी वजह से जो व्यापार करते थे उन चीजों को अपने पास मंगाते थे, और जो इनके पास होता था उसको क्या करते थे? निर्यात करते थे, बेचते थे। मेसोपोटामिया के लोग संभवतः लकड़ी, तांबा, रंगा, चांदी, सोना, सिप्पी, विभिन्न प्रकार के पत्थरों को तुर्की, ईरान तथा खाड़ी प्रदेशों से मंगवाते थे, और जिसके लिए वे अपना कपड़ा हो गया, मतलब जो भी कपड़े का उत्पादन करते थे वो हो गया, कृषि उत्पादन काफी मात्रा में उन्हें निर्यात क्या करते थे। और यहाँ उरुक नगर में एक स्त्री का शीर्ष मिला है, जो कि वार का शीर्ष जिसको हम कहते हैं। ये सफेद संगमरमर को तराश कर बनाया गया था। कई बार ये भी पूछ लेता है
कौन से पत्थर का बना हुआ था, तो ये भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसको भी आपको समझ के रखना है और इसके साथ क्या हो जाएगा, ये ओवर हो जाएगा। ठीक है, तो भाई एक सिंपल सी बात है, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो एक बार मैं और ऐसे दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। हमने मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ा है, हमने इसके बाद किसके बारे में पढ़ा है, मेसोपोटामिया में पहली पट्टिका कब पाई गई इसके बारे में पढ़ा है, लिपि के बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है, किन किन वस्तुओं का निर्यात होता था इसके बारे में हमने पढ़ लिया। हमारी जो शहर है उसके बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, गिलगामेश कौन था, 1 नंबर में आता है। श्रम विभाजन के बारे में पढ़ा है। अब यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसा कि भूमि उपजाऊ होने के बाद भी ये वाला शहरीकरण के दुनिया को क्या देन है मेसोपोटामिया की, क्यों कहना सही होगा कि शहरी जीवन के लिए खतरा थे वो खाना बदोश लोग। और एक लास्ट क्वेश्चन है, ये सब का सब एक्सप्लेन कैसे करना ये भी मैंने आपको दिखा दिया। अगर आपने एक्सप्लेन कर दिया ना तो भाई साहब बहुत अच्छे नंबर आप लोग को मिलेंगे, तो कृपया करके देख लीजिएगा। और इसके साथ साथ जैसे कि अभी बैच अपनी ओवर हो जाएगी, घर जाके रिवाइज जरूर कर लेना। रिवाइज करोगे, जो आप लोग का 13 तारीख को पेपर आएगा, आप लोग बहुत ही आसानी से दे पाओगे। ठीक है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करके रखोगे उतना ज़्यादा आप लोग के लिए बेनिफिट रहेगा। बाकी ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए मैं बता दूं, ठीक है, अगर चैनल से जुड़े हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं इसका नोट्स लेना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक, जैसा कि मैंने आपको बताया, उस पर क्लिक कीजिए। ऑफलाइन वालों के लिए भी सेम वही है, क्लिक करना, वहाँ से आपको नोट्स डाउनलोड हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर ऐसे बच्चे जो ट्यूशन नहीं पढ़ते हैं उनके पास अगर आप शेयर करना चाहते हो तो कर देना। वैसे देखो, बताना कहना हमारा फर्ज है।